बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से मेन जो से हैं strcpy स्ट्रिंग कॉपी और strcat स्ट्रिंग कैट। इन फंक्शंस को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन के बारे में देखेंगे कि वो क्या क्या करता है, किस तरह करता है, उसके सिंटैक्स को देखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग कैट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके जो डिटेल देखेंगे, उसकी एग्जांपल देखेंगे, उसके सिंटैक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मूव करते हैं टुवर्ड्स स्ट्रिंग कॉपी, strcpy फंक्शन। क्या कहता है? strcpy इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कॉपी। आप अगर यहां पर गौर करें तो आपको पता क्या चलता है कि जी बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? strcpy। और ये स्ट्रिंग कॉपी का जो फंक्शन है, ये बेसिकली स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल से क्या कर रहा होता है? बिलोंग कर रहा होता है। फिर इसका बेसिक पर्पस क्या है? कहता है यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वेरिएबल और स्ट्रिंग कांस्टेंट इनटू अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल। यानी कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होंगे, किसी एक के जो से स्ट्रिंग के जो कंटेंट्स हैं या वो खुद एक स्ट्रिंग है, उसको हमने क्या कर देना है? किसी दूसरी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कॉपी कर देना है। ये बेसिक इसका थीम है। यानी कि दो स्ट्रिंग में से किसी एक स्ट्रिंग की वैल्यू या कंटेंट्स को क्या कर देना है? हमने मूव कर देना है, कॉपी करवा देना है किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू स्ट्रिंग्स। ये दो मार्कर अगर हम लें, रेड एंड ब्लैक, ये एक स्ट्रिंग 1 है, ये एक स्ट्रिंग 2 है। मैं क्या चाहता हूं? इसके कंटेंट्स यहां पे कॉपी कर लूं जो रेड वाले मार्कर के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? अब आगे देखते हैं इसके कंटेंट्स, अब आगे देखते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स में आप देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? strcpy, वही फंक्शन का नेम है। आगे क्या है? विद इन ब्रैकेट्स दो आर्गुमेंट्स। पहला क्या लिखा हुआ है? str1 मींस कोई स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। दूसरा क्या होगा? str2। अब जरा गौर यहां पे अगर हम कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। str1 इसके बारे में कंफर्म है कि ये हमेशा क्या होगा? वेरिएबल, लेफ्ट साइड पे। अब जरा गौर करें, जब हम वैल्यू असाइन करते थे तो जो असाइनमेंट होती है वो भी बेसिकली क्या होती है? हम वैल्यू असाइन करने का मतलब है जो भी राइट साइड पे आपके मौजूद है इक्वल साइन के, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, उसको लेफ्ट साइड पे असाइन करने का मतलब था लेफ्ट साइड के वेरिएबल में कॉपी कर दें। लिहाजा यहां पर भी जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये क्या होगा आपका? ये याद रखिएगा, हमेशा ये वेरिएबल ही होगा। लेकिन जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो फिर क्या है? कहता है यहां पर आपकी दो डिफरेंट चीजें हो सकती है। यहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, या दूसरी ऑप्शन क्या है कि स्ट्रिंग वेरिएबल की बजाय यहां पर क्या हो? डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दें, यानी कि वो वैल्यू लिख दें, उसे डबल कोट्स के अंदर लिख दें, जिसे कॉपी करना है आपने लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर। जब ये कॉपी करेगा तो कहता है क्या है कि जो str2 है इसकी वैल्यू कहां कॉपी करेगा? str1 के अंदर। इसका मतलब क्या है कि str1 जो है वो आपका क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा जो कि वैल्यू को अपने पास कॉपी करेगा। और जो str2 है यहां पर, वो बेसिकली क्या होगा? वो वेरिएबल भी हो सकता है और दूसरी साइड पे डायरेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है, जो कि वैल्यू कहां पे कॉपी होगी? जो पहले वाले आर्गुमेंट के। यहां तक बात क्लियर होगी? अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हुए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखें वही जो हमने सिंटैक्स डिस्कस किया है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल बात करता है strcpy की, कहता है इट्स अ नेम ऑफ द फंक्शन, जो क्या करता है? स्ट्रिंग को कॉपी करवाता है। दूसरे में कहता है str1, कहता है वो वेरिएबल है जहां पर वैल्यू या कंटेंट्स क्या हो रहे होते हैं? कॉपी हो रहे होते हैं। थर्ड थिंग उसने बात की है str2, जो कि सेकंड आर्गुमेंट है। ठीक है,
उसके बारे में क्या कहता है, कहता है बेसिकली ये वो वेरिएबल या कंटेंट्स जिसके होते हैं वो क्या किए जा रहे होते हैं, कॉपी किए जा रहे होते हैं। इसमें कॉपी नहीं होते बल्कि इसकी वैल्यू या कंटेंट्स को कॉपी किया जाता है। किस वेरिएबल में, जो कि आपका फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, जहां जैसे यहां पर हमने str1 को देखा है। बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल में देखें, जरा गौर कीजिएगा, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा, ठीक है। इससे ऊपर हमें पता है हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, और सबसे मेन चीज जो यहाँ पे लिखी है वो क्या है, कहते हैं मस्ट इंक्लूड string.h हेडर फाइल। क्यों? हम ये बात कर चुके हैं कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके लिए string.h हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। लिहाजा हम हैश इंक्लूड iostream, हैश इंक्लूड conio.h के बाद तीसरी फाइल string.h को भी अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन आप इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करें, यहां पर वो एरर दे देगा। और एरर क्या होगा, प्रोटोटाइप मिसिंग। किसकी प्रोटोटाइप? strcpy की प्रोटोटाइप मिसिंग। यहां तक बात क्लियर होगी। वाइड मेन शुरू हुआ, मैंने वाइड मेन में लिखा, डायरेक्ट मैंने बॉडी की डिस्कशन की है। बॉडी में क्या हो रहा है, पहला लिखा हुआ है 4, इसका मतलब है हम स्ट्रिंग को जब भी डिस्कस करते हैं, स्ट्रिंग को जब भी स्टोर करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं, 1 डायमेंशनल कैरेक्टर अरे की फॉर्म में। लिहाजा यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल नेम लिखा, उसके मैक्सिमम एलिमेंट्स 10 होने चाहिए, उनको वैल्यू दे दी कंप्यूटर। दूसरा लिखा नेम टू, उसको 10 ही है, वैल्यू क्या दे दी, साइंस। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर देखें मैंने क्या कहा था कि पहला वो वेरिएबल होगा जिसमें कॉपी होगा, दूसरी वो वेरिएबल या वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू या कंटेंट कॉपी होंगे पहले के अंदर। यानी कि ये नेम की वैल्यू बेसिकली कहां पे कॉपी होगी, यहां पर। अब क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा, नेम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, कंप्यूटर। कंप्यूटर कहां पे कॉपी हो जाएगा, नेम टू। बात क्लियर हो रही है। हालांकि नेम टू की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, साइंस। कहता है जब कॉपी करेगा तो प्रीवियस वैल्यू जो भी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मेमोरी से रिमूव हो जाएगी, और नई वैल्यू वहां पर कॉपी हो जाएगी, और वो क्या होगी, कंप्यूटर। कहता है इस स्टेटमेंट के बाद यहां पे तो कंप्यूटर था ही था, नेम टू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगी। और जैसे ही नेम टू की वैल्यू आपकी क्या हुई है, कंप्यूटर हुई है, तो क्या होगा, अब जब हम नेम 1 को डिस्प्ले करें या नेम को डिस्प्ले करें या नेम 2 को डिस्प्ले करें, दोनों की वैल्यूज क्या देंगी, आप कंप्यूटर देंगी। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं आफ्टर यूजिंग strcpy द वैल्यू ऑफ नेम टू। अब नेम टू में कौन सी वैल्यू कॉपी हो चुकी थी, नेम की, लिहाजा यहां पर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर। अब यहां पे जब नेम टू की वैल्यू डिस्प्ले की जाएगी तो क्या आएगा, कंप्यूटर। बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक। वन मोर थिंग यहां पर कहते हैं, याद रखिएगा हमारा strcpy से मिलता जुलता एक फंक्शन है, जिसका नाम क्या है, कॉपी। कौन सा फंक्शन है, कॉपी। कॉपी भी याद रखिएगा string.h हेडर फाइल से ही बिलोंग करता है। उसका काम भी क्या है, कॉपी करना, बट मेक श्योर यहां पर वो एक दो चीजें बताता है। कहता है कॉपी फंक्शन का मतलब है कंप्लीट वैल्यू को कॉपी ना करना, बल्कि स्पेसिफिक इंडेक्स से लेकर स्पेसिफिक लेंथ की वैल्यू कॉपी करना। अब फॉर एग्जांपल अगर इस नेम टू के अंदर मैं नेम की वैल्यू कॉपी करना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, नेम टू डॉट कॉपी, और इसके 3 आर्गुमेंट है। नेम टू की वैल्यू कहां कॉपी करनी है, एग्जांपल दे रहा हूं, नेम के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज कॉपी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 10 की 10 करें जो मौजूद है, और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0। स्टार्टिंग इंडेक्स का मतलब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी जो पहली वैल्यू सी होगी ये किस इंडेक्स पे है, 0 पे, ओ किस पे है, 1 पे, एम किस पे है, 2 पे। इसी तरह ये इंडेक्सेस आगे चलते हैं। क्यों, इट्स अ कैरेक्टर एरे। यहां तक बात क्लियर होगी। कहता है यहां पे अब होगा क्या, जरा गौर कीजिएगा, ये जो नेम है इसकी वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, नेम टू के अंदर। बात क्लियर होगी। लिहाजा यहां से हमें पता चल गया string.h हेडर फाइल के अंदर 2 ऐसे फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग कॉपी करती है।
एक strcpy वो क्या करता है, वो तो कंप्लीट वैल्यू को क्या कर देता है, कॉपी कर देता है किसके अंदर, दूसरे वेरिएबल के अंदर। जबकि str जहाँ सिर्फ जो कॉपी फंक्शन है, डॉट कॉपी जिसे हम फंक्शन कह रहे हैं, जिसके साथ कोई स्ट्रिंग का वर्ड नहीं आया हुआ, वो क्या करता है, कहता है वो आपसे 3 आर्गुमेंट लेता है। एक, किस वैल्यू को कॉपी करवाना है, नंबर 2, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कॉपी करना है, नंबर 3, कहां से कॉपी करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि जी हमने 0 की बजाय क्या करना है, थर्ड इंडेक्स से कॉपी करना है, तो मैं लिहाजा यहां पे क्या लिख दूंगा, 3। तो इसका मतलब है थर्ड इंडेक्स से ऑनवर्ड काम करेगा, 0 1 2 इंडेक्स को कॉपी नहीं करे। बात क्लियर होगी, गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज strcat। strcat क्या है, कहता है स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। ये बेसिकली वर्ड कॉनकैटिनेट है, इसी को उसने कहा कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या है, ज्वाइन कर देना, मिला देना, अपेंड कर देना। बात समझ में आई, क्या मैंने कहा, ज्वाइन कर देना, मिला देना, ऐड कर देना, अपेंड कर देना, ये सारे किसके मीनिंग है, आपके कॉनकैटिनेशन के मीनिंग। करता क्या है, कहता है यूज टू कनकैट। कनकैट मीन ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स हैं आपकी, उन दोनों को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है, मिला देता है, ऐड कर देता है, ज्वाइन कर देता है। लेकिन ज्वाइन किस तरह करता है, ऐड किस तरह करता है, मिलाता किस तरह है, वो नेक्स्ट में। कहता है क्या करता है, 2 स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट लेता है। बात क्लियर हुई, जिस तरह हमने पीछे strcpy पढ़ा है, उसके अंदर कितने पैरामीटर या कितने आर्गुमेंट है, 2। लिहाजा स्ट्रिंग कैट के अंदर भी कितने हैं, कहता है 2। स्ट्रिंग को क्या करता है, एज एन आर्गुमेंट लेता है, और फिर क्या करता है, कहता है जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वन। जहां पर फर्स्ट स्ट्रिंग आपकी एंड होगी, उससे आगे क्या कर देगा, सेकंड स्ट्रिंग को साथ में उसके ज्वाइन कर देगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, 2 स्ट्रिंग है वकार और दूसरे के अंदर है अली, मैं कहता हूं दोनों को ज्वाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले जगह पहला आपकी स्ट्रिंग जो सी होगी वो वकार बना दूंगा, दूसरी को क्या करूंगा, अली कर दूंगा, और दोनों पे कौन सा फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, strcat, यानी कि स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का फंक्शन। वो क्या करेगा, वकार और अली को आपस में क्या कर दे, ज्वाइन कर देगा। लेकिन अगर पहले मैंने अली लिख दिया, बाद में वकार लिखा, तो वो क्या किस तरह ज्वाइन करेगा, अली के बाद वकार लगाएगा। बात क्लियर होगी यहां पर, ठीक होगी। अब हम चलते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ और एग्जांपल की तरफ, चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां भी हम अब डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग कैट का जो सिंटैक्स है उसको। सबसे पहले देखें जो है strcat, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप देख रहे हैं 2 आर्गुमेंट्स हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रिंग कैट फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करता है। अब यहां पे देख लें, एक उसने क्या किया, स्ट्रिंग 1 कर दिया और कॉमा के बाद आपको क्या कर दिया, स्ट्रिंग 2। यहां पर ये जो str1 है और ये जो str2 है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग 1 को और स्ट्रिंग 2 को। लिहाजा इसका मतलब यहां पे है कि अगर मैं स्ट्रिंग 1 के एंड पर स्ट्रिंग 2 लगाना चाह रहा हूं, तो str1 के अंदर मैं स्ट्रिंग 1 लिखूंगा और str2 के अंदर स्ट्रिंग 2 को लिखूंगा। लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग 2 के एंड पर स्ट्रिंग 1 अपेंड हो, स्ट्रिंग 1 ज्वाइन हो, तो मैं str1 की जगह यहां पर str2 कर दूंगा, कॉमा लगाने के बाद जो सी दूसरी स्ट्रिंग है जिसको ज्वाइन करना है, जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग है str1, वो बाद में लिख दूंगा। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि जो str2 है इसकी वैल्यू str1 के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जो str2 है उसकी वैल्यू str1 के साथ ऐड हो रही है। समझ आ रही है बात, यानी कि जहां पर str1 की वैल्यू एंड होगी उसके फौरन बाद राइट हो जाएगी आपकी str2 की वैल्यू। इसे एवेल्युएट करके देखते हैं, इसे एवेल्युएट करके देखते हैं यूजिंग strcat फंक्शन और एग्जांपल में देखते हैं। यहां पर देखते हैं एग्जांपल के अंदर #include iostream.h, #include conio.h एंड #include string.h। यहां पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने तीनों फाइल्स ऐड कर दी हैं,
लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने ये तीनों फाइल्स ऐड नहीं की थी, मैंने कहा था सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था string.h मस्ट बी इंक्लूडेड। क्यों लिखा था? मैंने कहा था उसके अंदर आप स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर रहे हैं, वहां पर हम स्ट्रिंग कॉपी को देख रहे थे, यहां पर हम स्ट्रिंग कैट को देख रहे हैं। लिहाजा कहता क्या है कि जब भी स्ट्रिंग का कोई फंक्शन हम यूज करेंगे तो string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है। लिहाजा यहां पर क्या किया है हमने string.h हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा लिया। आगे देखें वॉइड मेन है, फिर क्या है 4 str1 कंप्यूटर आ गया, 4 str2 10 कंप्यूटर साइंस आ गया। रिपीट कर रहा हूं 4 str10 रिपीट कर रहा हूं 4 str2 लेंथ 10 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई साइंस। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा ये क्या कह रहा है str कैट के अंदर str1 str2 यानी कि str1 के एंड पर आपने str2 की वैल्यू को क्या करना है ऐड कर देना है, और ये स्टोर किस में होगी str1 के अंदर। लिहाजा यहां पर अगर हम थोड़ा सा कमेंट लगा देता हूं ताकि ये प्रोग्राम का हिस्सा नजर ना आए या एग्जीक्यूट करते हुए ये उसका हिस्सा ना हो, यानी कि पहली वैल्यू किस में जाके स्टोर होगी str1 के अंदर। जब str1 के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी तो किस तरह होगी, str1 की पहली वैल्यू क्या थी वो एज इट इज आ जाएगी कंप्यूटर। अब वो कहते हैं किसको ज्वाइन करना है, str2 को ज्वाइन करना है। str2 की वैल्यू क्या है साइंस, लिहाजा साइंस किसके बाद ज्वाइन हो जाएगा एंड ऑफ द str1। अब जब हम क्या करेंगे सी आउट करेंगे आफ्टर कंकैट द वैल्यू ऑफ str1 इज str1। कहता है यहां पर आउटपुट के अंदर जो हमें वैल्यू नजर आ रही होगी वो हमें आउटपुट क्या दे रही होगी, कह रहा होगा आफ्टर कॉन्कैट वैल्यू ऑफ str1 इज। अब str1 की वैल्यू हम ये देख चुके हैं, लिहाजा str1 की वैल्यू यहां पर डिस्प्ले करें तो क्या होगी कंप्यूटर साइंस। बात क्लियर होगी। अब ये तो हमने तस्वीर का एक रुख देखा है कि जब मैं str1 पहले लिख रहा हूं और str2 बाद में लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं आर्गुमेंट लिस्ट को, आर्गुमेंट लिस्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्या कर देता हूं str2, यहां पर मैं क्या कर देता हूं str1। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जैसे ही मैंने यहां पर str2 किया है इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो अब एग्जीक्यूट होगी नहीं। अब स्टेटमेंट कुछ इस तरह एग्जीक्यूट होगी कि यहां पर लिखा होगा str2, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो कहां पर स्टोर होगी str2 के अंदर। अब str2 के अंदर जब वैल्यू स्टोर होगी तो str2 की वैल्यू तो सबसे पहले स्टोर होगी ना, जो कि क्या थी साइंस। यहां तक बात क्लियर होगी। और इसके साथ वैल्यू ऐड कौन सी हो रही है str1 की, str1 की वैल्यू क्या है कंप्यूटर, लिहाजा इसके फौरन बाद क्या ऐड हो जाएगा कंप्यूटर, और str2 की वैल्यू क्या बन जाएगी साइंस कंप्यूटर। बात क्लियर होगी। अब जरा चलते हैं, देखें वैल्यू कौन सी चेंज हुई है str2 की, str1 की वैल्यू तो अभी भी प्रीवियस ही है। लिहाजा अब जब आउटपुट स्टेटमेंट आएगी और वो कहेगा कि जी आफ्टर कंकैट द वैल्यू ऑफ str1 इज, यहां पे किसकी कह रहा है str1 की वैल्यू तो क्या है कंप्यूटर। लिहाजा अब आपको आउटपुट के अंदर ये साइंस लिखा हुआ नजर नहीं आएगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर लिखा हुआ नजर आएगा। हाँ अब आउटपुट चेंज कैसे हो सकती है कि मैंने क्योंकि पहले str2 लिखा है मैं इन जगहों पर भी क्या कर दूं str2 कर दूं। जैसे यहां पर str2 होगा तो यहां पर सबसे पहला चेंज क्या आएगा str2, और यहां पर भी आपकी चेंज आएगी। अब आउटपुट क्या आएगी ये वाली, और वो क्या लिखा नजर आएगा साइंस कंप्यूटर। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक हो गया। अब यहां से हमें पता चल गया कि जी जैसे ही हम स्ट्रिंग के जो वेरिएबल्स हैं आर्गुमेंट के तौर पर थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं आपके रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि str1 पहले था तो क्या हुआ str1 की वैल्यू चेंज हुई, str2 में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही str2 पहले आया str1 में आया
स्ट्रिंग 2 की वैल्यू चेंज होगी, str1 वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं। बात क्लियर होगी? इसका मतलब है जो आर्गुमेंट लेफ्ट साइड पे है, जो पहला आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू चेंज होती है, सेकंड वन की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक हो गया यहां तक? आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीजें मोस्टली डिस्कस की उसके अंदर 3 फंक्शन थे, strcpy, कॉपी फंक्शन और strcat। strcpy मैंने क्या कहा था, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू या कंटेंट्स को पूरा कॉपी कर देता है अनदर वेरिएबल के अंदर। 2 आर्गुमेंट्स से जो भी सेकंड आर्गुमेंट है उसके पूरी वैल्यू को कहां कॉपी कर देता है, फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर। फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा याद रखें, फिर वेरिएबल होगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन भी कॉपी ही करता है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, 3। पहला किस नेम या किस वेरिएबल से कॉपी करना है वो, दूसरा कितने नंबर ऑफ लेटर्स कॉपी करने हैं यानी कि वो इंटीजर वैल्यू होगी, तीसरा किस इंडेक्स से कॉपी करना स्टार्ट करना है, स्ट्रिंग के किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। यानी कि हमने शुरू के स्टार्टिंग 7 लेटर्स कॉपी करने हैं तो क्या लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग का नेम है str नेम आ गया, कॉमा 7 करने हैं तो 7 आ गया, कॉमा 0 से स्टार्ट होगा इसका इंडेक्स, क्योंकि इनिशियल 7 का मतलब है 0 से लेकर 6 तक। बात क्लियर होगी? फिर उसके बाद हम मूव करते हैं strcat के फंक्शन पर। स्ट्रिंग कैट बेसिकली वो फंक्शन था जो कि 2 स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है। और ज्वाइन किस तरह करता है, पहली जो भी स्ट्रिंग है उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर देता है, ज्वाइन कर देता है, अपेंड कर देता है। उसको हमने डिटेल देखी, उसकी डिस्कशन की, उसके सिंटैक्स देखे और इनकी एग्जांपल्स भी की। लेकिन एक डिफरेंस आपको नजर आएगा, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग कैट इसके 2 आर्गुमेंट्स हैं, जबकि कॉपी फंक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने थे, 3 थे। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन किस फाइल से बिलोंग करते हैं, string.h हेडर फाइल से। लिहाजा जब भी हम स्ट्रिंग का कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो string.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना जरूरी। ठीक हो गया बेटा? उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।